हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जागरा पे। क्या पढ़ रहे हैं जी? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में भी क्या पढ़ रहे हैं जी? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस की बात हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या क्या लगते हैं? सबसे पहले बात की हमने एडिशन की, फिर सब्ट्रैक्शन की, और लास्ट क्लास में हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, कि कोई भी दो मैट्रिक्स मेरे पास हो तो मैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ। एंड देन लास्ट में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, सिंपल है। ठीक है, तो एज यूजुअल पेपर ऑब्जेक्टिव हो भले ही, बट मुझे कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, मुझसे वैल्यूज पूछी जाएगी। ठीक है, सो अब आज का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो आपको आज की चीज़ें बहुत आसान लगने वाली, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं बस। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है, एंड दैट इज योर, वो है मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। मतलब क्या है जी? इंटीग्रल हम सब जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। अब साथ में मैंने लगा दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर। यानी सिंपली मैं ये बोलना चाहूँ इन दोनों को मिला के, भाई मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर की। किसकी बात कर रहा हूँ जी? नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? नेचुरल नंबर की। तो पॉजिटिव इंटीग्रल यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, यानी जो मेरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इसी फॉर्म में, क्या हमने ऐसे पढ़ा, ये क्या है? मैट्रिक्स ए है, कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है जी? 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर, 2 क्या है जी? ऊपर पावर देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल है कि नहीं? पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? बिल्कुल है जी, नेचुरल नंबर है, वही बात है। तो मीन्स आज हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, कि भाई मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, मुझे वहाँ से ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, ए रेस्ट पावर 5 निकालनी है, ए रेस्ट पावर 16 निकालनी है, मैं कैसे निकालूँ, उसके बारे में हम बात करने वाले। चीज़ें बहुत सिंपल सी है, पहले भी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं आपसे पूछूँ 2 रेस्ट पावर 3 कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। चीज़ें क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करेगा। ए स्क्वायर का मतलब है दो मैट्रिक्स को ए इंटू ए कर दीजिए, दो मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए, दैट्स वेरी सिंपल। यानी कोई मैट्रिक्स ए मुझे गिवन होगी, उसको उसी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू गेट ए स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। यस, ए क्यूब का मतलब क्या है जी? दिस इज ए इंटू ए। यस और नो जी? बिल्कुल। ए क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स, 2 क्यूब मैंने जैसे लिखा, द सेम कॉन्सेप्ट वर्क है। सो इसका मतलब है ये। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं। तो इसके लिए अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो वहां हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या बोलती है कि कोई भी 3 मैट्रिक्स हैं, उनको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पहली 2 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, एंड देन बाद में इन दोनों का जो रिजल्ट आया उसको तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर बाद वाली 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उनका जो रिजल्ट है उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर इज ए बी सी, या ऑर्डर ए बी सी ही रहना चाहिए, दैट्स इट। सो इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 2 को करो या बाद के 2 को। इट मीन दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ए स्क्वायर इंटू ए, यानी पहले 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दिस बिकम ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर मैं इसको पहले को एज इट इज रखा, बाद की 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यू गेट लाइक दिस। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। हो गया भाई? चीज़ें क्लियर है? सेम एज जब ए रेस्ट टू पावर 4 हो, 5 हो, 16 हो, सेम कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मान लो ए रेस्ट पावर 4 आपसे पूछा जाए तो इट्स वेरी सिंपल जी। ए रेस्ट पावर 4 का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यस और नो। या फिर ए को कितने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। पहले 2 को लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यही बता रहा हूँ मैं जी? बिल्कुल। तो आपके पास मैट्रिक्स ए है, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट ए रेज़्ड टू पावर 4। एंड आगे भी चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, सेम एज इट इज। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है जी? सो चीज़ें क्लियर हो रही है एज इट इज, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, बट यहाँ पे बस मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है? मैट्रिक्स को करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो इसको हटा दूँ, सिंपल सा कोई एक एग्जांपल लेते हैं और हम सीखते हैं कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते ही हैं,
हमें सिर्फ बात करनी है कि ए स्क्वायर, मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है, चलो मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। मुझे ए स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे जी? सिंपल है जी, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। ए क्या है जी? दैट इज़ योर 1302 इंटू ए है, तो ए फिर से यही है जी, तो 1032, दैट्स इट। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज योर ए स्क्वायर। इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, कीजिए फिर। सो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, 1 × 1 दैट इज 1, 3 × 0 यू गेट 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट की पहले से, 1 × 3 दैट इज 3 सर, और 3 × 2 दैट इज प्लस का 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 2 × 0 0, तो अल्टीमेटली दिस इज योर 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 3 0, 2 × 2 दैट इज 4। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 + 0 ये तो 1 हो जाएगा, 3 + 9 6 इज 9, तो दैट्स योर आंसर, दैट्स योर ए स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है भाई? हमें मल्टीप्लिकेशन आती है तो क्या इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं है। मान लो ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब के लिए हम सीख चुके हैं। ए क्यूब का मतलब क्या है जी? ए स्क्वायर इंटू ए लिख दो या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिख दो, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा जी? कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा। अब इसकी मल्टीप्लाई ए से करनी है, तो ए स्क्वायर क्या है जी? दैट इज योर 1094 और इंटू ए मतलब 1032। क्या मुझे मल्टीप्लाई करनी आती है जी? आती है। आती है तो फिर ये काम हो गया, जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा दैट्स योर ए क्यूब। सिमिलरली आप a⁴ एंड आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर? इजी, दैट्स वेरी इजी। सो आगे बढ़े, इसको हटा दिया जाए। सो अब ये तो था कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे निकालते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चंस, नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस, बट 1-2 एक्स्ट्रा है, वो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका गिवन है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है मुझे 0 0 4 0, और इसने बोला कि फाइंड a⁴16। इसने बोला कि a⁴16 लगाओ, ठीक है। तो इनिशियल मेरे दिमाग में आएगा a को 16 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतने में तो मैं पागल ही हो जाऊंगा मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। बट मैंने जो बोला ना कि वो कुछ न कुछ ऐसा लॉजिक देगा जिससे आपको इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये पिछले वाले से भी आसान हो गया है, कुछ न कुछ ऐसा लॉजिक है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो ध्यान से देखो, ये पावर क्या है जी? इवन पावर है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब भी आपको कोई भी पावर निकालनी हो, सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालो। क्या निकालोगे? a स्क्वायर निकालो। इसका a स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, मतलब 0 0 4 0 को इसी मैट्रिक्स यानी सेम मैट्रिक्स 0 0 4 0 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये तो 0 हो जाएगा, 0 × 0 0, 0 × 4 इज 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये तो सब 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन 0, 4 × 0 0, 0 × 4 इज ऑल्सो 0, एंड थर्ड में दोनों 0 है तो ये भी आ जाएगा 0। यानी मेरा क्या मिला जी? a स्क्वायर मुझे मिल गया नल मैट्रिक्स। क्या मिल गया जी? नल मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया जी? नल मैट्रिक्स मिल गया, जीरो मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है a⁴16। a⁴16 कैसे मिलता है जी? a स्क्वायर इंटू a⁴14, ये सुनो। अब मैंने ये बोल दिया ये 0 है, मैंने बोला ये 0 है। अब नल मैट्रिक्स में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। सो a स्क्वायर इज योर नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स इंटू समथिंग इज ऑलवेज ए नल मैट्रिक्स। सो a⁴16 इज ए नल मैट्रिक्स। ये क्या होगी? मेरी नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। चीज़ें क्लियर? या फिर आपको जैसे मैंने बताया ओ लिखा हुआ मिलेगा डार्क, सो दैट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द नल मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? आसान है, दैट्स इट। एक चीज़ और सीख लो अब यहाँ से। मान लो कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास, मैं 2 × 2 ही ऑर्डर की ले रहा हूँ जनरली। अब ये मत बोलना कि सर सारी 2 × 2 की आती है ना, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, 3 × 3 की मैट्रिक्स भी ले सकता है आपका, यानी इससे बड़ा ऑर्डर भी आपको मिल सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट तो वही है ना, वहाँ एलिमेंट बस हर रो या कॉलम में 3 हो जाते हैं, दैट्स इट। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको यहाँ से मिले, अब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, वो मैट्रिक्स का 1 होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का 1 इक्वल टू 1 नहीं है, ये मैट्रिक्स का 1 होता है। जैसे नंबर्स में मेरे पास 1 होता है ना, 1 × 2 करोगे तो 2 ही मिलेगा, 1 × 10 करोगे तो 10 ही मिलेगा, यदि 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर तो वही नंबर मिलेगा। तो सेम एज इट इज ये कॉन्सेप्ट इसके साथ भी वर्क करता है। किसके साथ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। कि कोई भी मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है,
उसके साथ अगर मैं नल मैट्रिक्स को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। चेक करके देख लो भाई, यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है मेरी 0 0 4 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ट्राइट टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बनेगा 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो यानी फर्स्ट एलिमेंट तो आपको बन गया 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया मैंने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज अगेन 0, तो दिस बिकम लाइक दैट 0। इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 0 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो अगेन दिस इज 0। तो क्या मिला मुझे, एक मैट्रिक्स ए को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया मुझे, ए मैट्रिक्स मिला। तो ये एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा जिसका मुझे पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज बिकम ए, और ये मैंने कल आपको सिखाया था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कल सिखाया था ना, ये क्या होती है मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है जी, एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको मैं जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर वही मैट्रिक्स होगा, दैट्स इट, दैट्स योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर की केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 5, तो 1 इज योर multiplicative identity here in case of numbers, but in case of matrix I means identity matrix of the same order of the matrix A is your multiplicative identity। ये हम कल भी बात कर चुके हैं, आज भी सीख लिया, ठीक है। चीज़ें क्लियर। दूसरी चीज़, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक और खास बात भी होती है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब कंफर्म है ये, तो ये मैंने 2 into 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी। अब एक चीज़ और, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, सिंपल इन जनरल देगा वो, तो मुझे जिससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है ना, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर की बना लेता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, पहली चीज़ तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो अगर मुझे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 2 into 2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, मैंने 3 into 3 की नहीं ली, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से जैसा क्वेश्चन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप उसी ऑर्डर का ले सकते हो। जैसे 1 जो है, ठीक है, तो जहाँ पे दिखे, जैसे मैंने लिखा मेरे पास 5 था, मैंने इंटू 1 कर दिया, तो जहाँ मन करे मैं 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का होगा, जिसके साथ आप ऑपरेशन लगा रहे हो इन जनरल, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर लेता हूँ, n मीन्स एनी नेचुरल नंबर, जो हम इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। सो आपसे इन जनरल अगर वो एग्जामिनर पूछ ले कि आई रेज़ टू पावर 100 क्या होगा जी, बताओ, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 100 क्या होगा, ठीक है। तो जिनको पता लग गया कॉन्सेप्ट, वो समझ गए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी कर दो क्या होता है, 1 होता है जी, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू आई, तो दैट्स योर राइट आंसर। चीज़ क्लियर। जिनको पता नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, वो फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 0 0 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा, दैट सिंपली 1 0 0 1, यही मिलेगा, करके देख लो। इसको इससे करोगे तो 1 into 1 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। इसकी इससे जब करोगे तो यू गेट 0, इसकी इससे जब करोगे 0, और इसकी इससे करोगे तो यू गेट 1 ओनली। सो करके देखो, यू गेट द सेम आंसर। क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, आपको यही मिलेगा, ठीक है। जिसको नहीं भी पता, 2-3 पावर निकालेगा, उसको समझ में आ जाएगा भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी रहेगी, चाहे किससे कितनी भी बार इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 100 की बजाय कुछ भी पूछ सकता है वो। इन जनरल जैसे मैंने बोल दिया आई रेज़ टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू आई, ध्यान रहेगा। सो दैट्स योर सिंपल क्वेश्चंस। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। इसको हटा दूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, फिर हम मूव करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इन जनरल, मैंने जैसे आपको बोला कि आपके एनसीईआरटी बुक से नहीं है, तो ठीक है। तो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 क्वेश्चंस मैंने करवाना सोचा आपको कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करवाने चाहिए। सो सिंपली देखिए आप, एक क्वेश्चन मुझे गिवन है कि मैट्रिक्स है ए मेरे पास, दैट्स योर बीटा अल्फा गामा, सॉरी दैट इज माइनस अल्फा इज देयर, यही भाई। सो दिस इज नॉट अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, बी लाइक दैट। ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है। सो इसने बोला कि इफ़ ए इज दिस इन सच दैट
ये मैट्रिक्स ऐसी है कि इसका जो स्क्वायर करूँगा वो क्या आएगा, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसका स्क्वायर जब करूँगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है जी, पहली चीज़। अब देखो एक चीज़ और, मैं अब यहाँ से एक चीज़, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं सिंपली पूछता हूँ। मैंने बोला कि ए है, ए मैट्रिक्स ए है, और ए स्क्वायर जो है वो क्या आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ए स्क्वायर जो है भाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ए रेज टू पावर 18 क्या होगा, ये ए रेज टू पावर 16 कोई भी इवन पावर मैंने बोला, या फिर ए रेज टू पावर 2n क्या होगा, बताइए मुझे। ठीक है, अब मैंने देखा कि ए रेज टू पावर 18 का मतलब क्या है जी, सिंपली ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कितने टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, 2 को ऐड करके 9 टाइम्स ए स्क्वायर आएगा। ये कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। अब लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा छोटा कर लूँ एक बार, मान लिया मैंने 10, चलो 10 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 टाइम्स तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10, 18, 100, 1000 कुछ भी हो, जैसे मैंने 2n लिख दिया इन जनरल। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब मुझे पता है जी ए स्क्वायर क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, अल्टीमेटली क्या आएगा, यू गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मैंने ए स्क्वायर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया, ऐसी मैट्रिक्स दे दी, और फिर मैंने बोल दिया ए रेज़ टू पावर 10 निकालो। ठीक है, क्या करोगे, इसी कॉन्सेप्ट से मुझे पता लग गया कि ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर दो, इट इज ऑलवेज बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस और नो, सिंपली। या फिर मैं ए रेज़ टू पावर 10 को क्या लिखता हूँ, ए रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 5, सॉरी, ए रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 5। यस और नो, ए रेज़ टू पावर 2 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट्स वेरी सिंपल। ए रेज़ टू पावर 2n है तो इसको मैं ए रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर n लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी पावर n होगी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स योर नेक्स्ट आंसर। चीज़ें क्लियर, सो दैट्स इट। वो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल, आई थिंक सिंपल है। सो ये चीज़ दिमाग में रहेगी, दैट्स इट। सो दैट्स इट। ठीक है, जैसे ए रेज़ टू पावर 16 में मैंने ए स्क्वायर निकाला, वो 0 आ गया। तो अगर वो ऐसा नहीं भी बोलता है, मान लो ऐसा नहीं बोला उसने, और मैंने पावर मुझे ए रेज़ टू पावर 16 ही निकालनी थी, मान लो 1 मिनट के लिए, मैंने ए स्क्वायर निकाला और मुझे वो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से मिल गई, यानी क्या मिली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए चीज़ें कि भाई ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए रेज़ टू पावर 16 क्या होगा, सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज़ टू पावर 8 मीन्स दैट इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स इट, सिंपल। अब बात आती है, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर पावर 11 होती तो, अभी तक तो आपने बोल दिया पावर 10 तो ठीक है, पावर 11 होती ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो क्या करोगे। सो भाई इनटू में एक ए और कर दें तो पावर 11 हो जाएगी, यस और नो, जी बिल्कुल। तो भाई इतने का आंसर तो मैंने अभी भी निकाल दिया, ये क्या होगी, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इनटू मैट्रिक्स ए इज एज इट इज, ये पूरा क्या देगा मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों देगा, क्योंकि ए स्क्वायर जो है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनटू मैंने ए कर दिया, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा, ए ही आएगा। यस और नो, दैट्स इट। तो इसका मतलब सिंपल सा है भाई, ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू पावर 2n मीन्स इवन पावर होगी तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होगी, और अगर मेरी ऑड पावर हो जाएगी तो वो हमेशा किसकी इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मीन्स दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए के इक्वल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो छोटी छोटी बातें नोट करते रहें, काम आएगी। चीज़ें क्लियर। सो अब आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इससे हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, ये मैट्रिक्स थी मेरे पास, एंड दैट इज योर अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा इज देयर। ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट, इसने बोला है कि प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भाई प्रूव वाले क्वेश्चन भी नहीं आ सकते। ठीक है, प्रूव वाले जैसे इन जनरल सब्जेक्टिव चलते तो मैं इसको प्रूव कर देता, बट ऑब्जेक्टिव में क्या अलग करेगा वो, तो वो सिंपली बोल देगा प्रूव दैट किसी का फाइंड दिस, ये बोलेगा आपको कि भाई इसको फाइंड करके बताओ मुझे। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रूव दैट वाले में काम आसान था, मेरे पास आंसर तो था, अभी मेरे पास आंसर ही नहीं है, क्या निकालना है। ठीक है, तो मैं बीच में कोई गड़बड़ करूँगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो आंसर निकालने का वे जो है वही है, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, करना मुझे वैसे ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए मुझे। सो बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आप अपने आप कर दोगे। सो कैसे करोगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, तो निकालिए। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। सो ए मेरे पास क्या है जी, दैट इज योर अल्फा बीटा गामा एन माइनस अल्फा।
इसकी मल्टीप्लाई ए से ही करोगे, मीन्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा दैट यू गेट अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा दैट यू गेट प्लस बीटा गामा। ठीक है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं, अल्फा बीटा दिस बिकम योर अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा सॉरी अल्फा तो माइनस अल्फा बीटा इससे। ठीक है जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, गामा इंटू अल्फा दिस बिकम अल्फा गामा, माइनस अल्फा इंटू गामा दैट इज योर माइनस अल्फा गामा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, यू गेट हियर बीटा गामा प्लस माइनस अल्फा गेट अल्फा स्क्वायर। गॉट इट? सो दैट्स योर आंसर। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मीन्स ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब इसने क्या बोला कि ए का जो स्क्वायर है जी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये मेरा जीरो, ये एलिमेंट जीरो, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जितना ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा, मीन्स ये 2 into 2 की है, सो दिस इज ऑल्सो 2 into 2 की मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ये इसके इक्वल जीरो है, ये इसके इक्वल है, बाकी क्या बचा? बाकी ये बचा जी फर्स्ट एलिमेंट यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो A11 मतलब 1 के इक्वल होना चाहिए, ये सुनो जी बिल्कुल। थर्ड एलिमेंट ये भी वही है, क्या है जी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल। ये तो दोनों बातें एक ही है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। दैट्स योर आंसर। और अगर मुझे प्रूव करना होता तो मैंने प्रूव कर दिया, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी तो मैंने वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। दैट्स इट, इजी। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो ये था मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर से रिलेटेड। अब इसी पे बेस्ड कुछ और चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल या मैट्रिसेस पॉलिनोमियल। ठीक है, चीज़ें वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, बस बात हम मैट्रिक्स को घुसा रहे हैं हर जगह। दैट्स इट, दैट्स इट। तो भाई सबसे पहले बात आती है पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सुना हुआ है जी? बिल्कुल सुना हुआ है। हमने सुना होगा ax प्लस बी, ये कौन से टाइप का है? ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? 1। द सेकेंड वन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा है जी? ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है कि जो मेरा वेरिएबल होता है ना जी, जिस भी वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है जी, जो पावर होती है ना जो वेरिएबल की, वो क्या होगी? इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। यानी पावर कैसी होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू दिस। इस टाइप की पावर्स होगी मेरी, यानी पावर फ्रैक्शन में 1/2 रूट वाली टर्म ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, नेगेटिव पावर्स नहीं मिलेगी। पॉजिटिव होगी 0 1 2 3 4 ऐसे होगी, यानी होल नंबर्स के रूप में पावर होगी। ठीक है, इन जनरल जो हम पॉलिनोमियल को वो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं a0 x raised to power n प्लस a1 x raised to power n minus 1 प्लस a2 x raised to power n minus 2 एंड प्लस एंड सो ऑन an इज द लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, क्या इन जनरल है कि कोई भी पावर n पावर का मेरा पॉलिनोमियल हो। ठीक है, जैसे मैंने देखो लीनियर में क्या लिखा? x एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म, पावर 2 पावर 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इस टाइप का होता है ना। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कई बार b0 होता है जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती है। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है कि नहीं होता? अब b0 c0 वो अलग बातें होती हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक लिखना हो तो ax रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस ई, अगर आपको याद हो तो इसी टाइप से होता है चीज़ें। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब पावर मैक्सिमम, फिर एक कम एंड लास्ट में क्या आती है? कॉन्स्टेंट टर्म। सो मेरा इन जनरल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ये सिर्फ बात हुई पॉलिनोमियल की। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है जी? ठीक है, तो जब मैंने पॉलिनोमियल की बात की तो वहाँ पे हम एक वेरिएबल घुसा देते हैं जी, जिसकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। और जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो क्या नया हो जाएगा? कुछ नया नहीं हो जाएगा जी। इस वेरिएबल की जगह इस मैट्रिक्स को लिख दीजिए, दैट्स इट। यानी अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये किस टाइप से होगा? इसको इस टाइप से लिख दीजिए, दैट्स इट। ये क्या है जी? मेरी मैट्रिक्स है। ये क्या? कोई भी एक स्केलर नंबर होगा। लेट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3a + 7 लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है, यस और नो? ए मैट्रिक्स है, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर को मल्टीप्लाई करना आता है, ये क्या रहेगा? अल्टीमेटली मैट्रिक्स रहेगा। ये 7 क्या है जी? नंबर है। 7 क्या है जी? नंबर है।
सो भाई नंबर में क्या मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूँ? जी नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते कि मैं एक आपको मैट्रिक्स बोलूँ भाई 2 3 4 1, मान लो एक मैट्रिक्स है और उसमें आप 7 को ऐड करके दिखाओ, कैसे पॉसिबल है? जी नहीं है। सो इन केस ऑफ मैट्रिक्स आपको ये ध्यान रखना है जी, जो कांस्टेंट चीज़ होगी उसके साथ हमेशा मेरी क्या आएगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी जी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो इस मैट्रिक्स ए का होगा। जिस मैट्रिक्स में मेरा पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम रहेगा। ये चीज़ ध्यान रहेगी। 1 मार्कर पूछा जा सकता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा और वो पूछेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इसमें, तो जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी होगा। चीज़ें क्लियर? याद रहेगी? तो एक बार ये चीज़ें मैं हटाता हूँ और वापस से हम आते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे। सो सिंपल सी बात है जी, जहाँ एक्स दिख रहा था वहाँ पे मैट्रिक्स को घुसा दीजिए, यू गेट योर, क्या मिल जाएगा आपको? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। लेट मैं आपसे पूछता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जी ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए लेकिन मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए। सो एक्स की जगह ए लिख दीजिए। सो ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए, और कांस्टेंट टर्म के साथ हमेशा क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होते हैं? मेरे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होते हैं। दैट्स इट। एक्स की जगह मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है? वो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है ए ही हो, वो बी सी डी डी पी क्यू कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो बस ये चीज़ें बताने की थी। अब इस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। तो अब मैं मूव करता हूँ वापस से एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसने बोला है कि फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस -5a प्लस 6i। ये मुझे फाइंड करना है। ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है इफ द मैट्रिक्स ए जो है वो मुझे गिवन है। क्या गिवन है जी? दिस इज योर 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 1 3, आई थिंक यही बोला था मैंने। 2 0 1 2 1 3 1 -1 and 0 1 -1 and 0। अब देखो 3 into 3 की मैट्रिक्स भी आ गई। यहाँ से हमें चीज़ें करनी, तो मुझे इसने बोला है कि इसको फाइंड आउट करो। ये क्या है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ही है, इसको फाइंड आउट करो। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, बट ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए, पहली चीज़। सो अब इसने बोला कि मैट्रिक्स ए मुझे ये गिवन है और मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखो, हम पहले क्या करते थे? मुझे ऐसे गिवन होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है जी, और x की वैल्यू जब 2 होगी तो बताइए कि इसकी यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए मुझे क्या होगी। तो x जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ हम क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। यस और नो? जी बिल्कुल सिंपल है। लेकिन वहाँ पे क्या था ना, इस 2 का स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बट यहाँ पे ए का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा क्या है, उसके कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी आसान है। तो सिंपली सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है। इस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अब ध्यान से मैं देखूँ अगर, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता है, मैं कोई कहे ना कहे मैं लिख सकता हूँ इसको। इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली ये पड़ी। अब बात आती है इस ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर कैसे करूँ? तो सिंपली है जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है मुझे। जी सर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालना आता है मैट्रिक्स की? जी आता है। तो ए है आपके पास, सबसे पहला काम यही कीजिए, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। सो ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए को a से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज योर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी से, यानी 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा। सो करें फटाफट से, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए। पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 2 जा 4, दूसरा दूसरे के साथ 2 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1। पहला एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो रही है बस आपकी। 2 इंटू 0 यू गेट 0, 0 इंटू 1 यू गेट 0, एंड द लास्ट वन इज योर 1 इंटू -1 दैट यू गेट माइनस का 1। चीज़ क्लियर? फर्स्ट रो एंड द लास्ट कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 3 इज 0, तो 2 प्लस 0 तो ये आ गया, ठीक है जी। 1 इंटू 0 अगेन दिस बिकम 0। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2, 3 इंटू 1 दैट इज 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 यू गेट 0, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 1 दैट इज 1, एंड 3 इंटू -1 दैट इज -3, ठीक है। 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू -1 इज 3,
-3, sorry. Second row, the last column, 2 into 1 is 2 plus. The next one is, यहीं से कर लें डायरेक्टली, 1 into 3 is 3 and 3 into 0 is 0. चीज़ें क्लियर? 2 into 1 is 2, 1 into 3 is 3, 3 into 0 is 0. चीज़ें क्लियर? And the last one is last row and the first column first. So 1 into 2, that is 2. -1 into -2, that is -2. 0 into 1, that is 0. The last one, this and this. So 1 into 0, you get 0. -1 into 1, that you get minus का 1. 0 into -1, you get 0. Last one is 1 into 1, -1 into 3, -3, and the last 0 है तो प्लस का 0 हो जाएगा. चीज़ें क्लियर? सो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन, यानी मैंने क्या निकाल दिया, ए स्क्वायर निकाल दिया. ऐड कीजिए फटाफट से और आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर. वहीं लिख सकते हो. तो 4 + 1 5, 6 + 3 9, ये हो गया पूरा 0, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2. दिस इज योर -1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 5, दिस इज योर -2. तो ये मेरी कैलकुलेशन करके जो ए स्क्वायर निकला वो ये निकला. अभी तक हम 2 into 2 निकाल रहे थे, समझने के लिए मैंने 3 into 3 की मैट्रिक्स भी कर दी. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. तो इट्स वेरी इजी. सो क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब जहाँ जहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी वो रख दीजिए. तो दिस बिकम योर 5. सो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6i इज इक्वल टू क्या होगा देखिए ध्यान से. पहले ए स्क्वायर इज योर 5 - 1 2, 9 - 1 2 5, 0 - 1 -2. ठीक है जी. माइनस का 5 इंटू ए तो मेरे पास पहले से ही है, दैट इज योर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 एंड लास्ट वन इज योर +6i. तो +6 i का मैंने क्या बताया, जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का है. दिस इज योर 3 into 3 मैट्रिक्स. सो इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3. सो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट. चीज़ें क्लियर? सो नाउ बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना बचा है. इसमें कोई दिक्कत नहीं. इस 5 को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उस स्केलर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करते हैं. सो 5 into 2 ये बन जाएगा 10. यही कर दूँ, 5 1 जा 5, दिस इज अगेन 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 into -1 माइनस का 5 एंड 5 into 0 इज 0. 5 की मल्टीप्लाई होगी अंदर. 6 को अंदर लेके जाइए. सो सिर्फ मुझे 1 से ही करनी है. तो दिस बिकम योर 6 6 6 लाइक दैट. नाउ वी हैव 3 मैट्रिक्स, दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये करना है मुझे. तो कर दीजिए सिंपल. तो पहला एलिमेंट दैट इज योर 5, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 10, क्या ऐड करना है, प्लस का 6. चीज़ें क्लियर? एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है. पहली मैट्रिक्स जो माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन 10, जो प्लस करना है प्लस लगा दिया, दैट इज. ठीक है जी. सेकंड देखिए, ये है मेरे पास माइनस का 1, यहाँ से -0 और वहाँ से भी प्लस का 0. लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 2 -5 + 0. ठीक है जी. नेक्स्ट 9 -10 और वहाँ से आएगा +0, माइनस का 2 माइनस का 5 एंड दिस इज योर प्लस का 6. ठीक है जी. लास्ट 5 -15 एंड +0, 0 माइनस का 5, ये -5 एंड +0, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 5 एंड +0, माइनस का 2 -0 and the last one is +6. So now add them and you get your answer. ठीक है जी. तो इनको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. इट्स वेरी इजी. देखो माइनस का 10 प्लस का 11, तो ये आपको बन जाएगा 1. तो क्या बन जाएगा, इट्स 1 सिंपली. 9 - 10 दैट इज योर माइनस का 1, 0 - 5 यू गेट माइनस का 5. ठीक है. दिस इज योर -1 सिंपली. -2 -5 एंड प्लस का 6 मीन्स दिस सिंपली माइनस का 1. दिस इज योर प्लस का 4, दिस इज योर -3, ये क्या बचेगा, माइनस का 10 एंड दिस इज योर लास्ट एंड दैट इज योर 4. दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन. चीज़ें क्लियर? दैट्स इट. ठीक है. बस ए स्क्वायर मुझे निकालना दे. जितना हमने इनिशियल 20-25 मिनट दिए ना, वहाँ से मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई. बस ए स्क्वायर निकालो, वैल्यूज पुट करो, यू गेट योर आंसर. ठीक है. अब मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को वो बार बार अधिक मतलब कि डिफरेंट वे से पूछ सकता है, उसकी बात कर लेते हैं.
तो पहली चीज़ ये होगी मैट्रिक्स ए गिवन होगी और वैसे पूछ लेगा। अब ए स्क्वायर के आगे भी कोई वेरिएबल हो सकता था, वो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं करता है मुझे। अब देखो इसको और कितने डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं सिंपली। अब कई बार वो क्या करेगा, ये डायरेक्टली देने के बजाय वो आपको बोलेगा कि मैट्रिक्स ए मेरे पास ये है एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसे है, ये मुझे गिवन है, देन फाइंड एफ ऑफ ए। तो ये देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एफ एक्स की अगर मुझे F2 निकालना होता तो मैं क्या करता, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ 2 रख दो, यही काम करते थे। तो अगर मुझे एफ ऑफ ए निकालना है, इट मीन दिस सिंपल थिंग ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अब 6 जो कॉन्स्टेंट है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देगी। मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं या फिर ऐसे पूछ लूं, वो बातें एक ही है कि भाई एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ ए निकाल के बताइए, दैट्स इट, इजी, ठीक है। इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव दैट वाले भी देता था कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू समथिंग। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स थी, इन जनरल क्या होता था, मुझसे वो प्रूव करने के लिए हमेशा बोलता था जब ये किसके इक्वल होता था, नल मैट्रिक्स यानी 0 के इक्वल होता था, तब वो बात करता था। इन जनरल प्रूव वाले क्वेश्चंस होते थे। बट वही बात है कि अब ऑब्जेक्टिव है तो प्रूव वाले नहीं आ सकते, तो वो इसको पूछेगा कैसे, वो ऐसे पूछेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो प्रूव करने वाली बात है अब यहाँ पे नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रहे। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को पूछने के उसके पास 1-2 वेज और हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से ट्राई कर लेना भाई, वहाँ पे ए क्यूब निकालना है, आप निकालना पड़ेगा सिंपल सा। ए क्यूब का कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको, ए स्क्वायर ए क्यूब। ए क्यूब मतलब वही जो चीज़ें मैंने बताई, पहले ए स्क्वायर निकालना है, उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट ए क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है नीचे आ जाएगा, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो मैं एक 17 बता देता हूँ और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, उस टाइप के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ खास नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज, एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है, दैट इज योर 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, ये मैट्रिक्स मेरे पास है। एक मैट्रिक्स ए इज देयर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम जानते हैं, इसने साथ में लिख भी दिया, तो लिख दिया तो कोई बात नहीं है, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं लिखता तो मुझे पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 की क्या होती है। इसने बोला कि मैट्रिक्स ए ये है, आई ये है, फाइंड के, मुझे क्या करना है जी, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड के इफ़, अब कंडीशन क्या दी है वो ध्यान से देखते हैं। फाइंड के शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, आई थिंक यही है, के ए माइनस 2i, यस वेरी गुड। सो दिस ए स्क्वायर जो है वो के ए माइनस 2i के इक्वल हो, तो इस के की वैल्यू मुझे बताइए, ठीक है। आई थिंक आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं, तो निकालिए ए स्क्वायर। ए इंटू ए मतलब 3 - 2 4 - 2, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करोगे मतलब 3 - 2 4 - 2, ठीक है। सो यहीं कर लें, कीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 × 9 4 2 × 8, माइनस का 8 है प्लस का 9 है, यू गेट प्लस का 1, डायरेक्टली कर दूँ कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड करोगे 3 × 2 दैट इज योर -6, -2 - 2 दैट इज प्लस का 4, यू गेट माइनस का 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 × 12, -2 प्लस का 4 दैट इज योर माइनस का 8, यू गेट प्लस का 4 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -2 दैट इज योर -8, -2 - 2 यू गेट प्लस का 4, सो यू गेट है माइनस का 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, मीन्स दिस इज योर ए स्क्वायर। तो ये वर्क आप कर सकते हो रफ में। सो मेरे पास ए स्क्वायर भी है एंड क्या बोला इसने बोला है कि ए स्क्वायर जो है वो के ए माइनस 2i के इक्वल है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर हमने अभी भी निकाला एंड दैट इज योर 1 - 2 4n - 4 इज इक्वल टू के मेरे पास नहीं है, निकालना है मुझे। ए की वैल्यू फिर से मेरे पास है, दैट इज योर 3 - 2 4 - 2 एंड -2i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो मुझे गिवन है, दैट इज योर लाइक दिस, ठीक है जी। सो सिंपली ये तो एज इट इज़ है, के को अंदर लेके जाइए, के जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 - 2 4 - 4, के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा जी, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई स्केलर है, 3k -2k 4k -2k, ब्रैकेट क्लोज, दिस बिकम योर 2 अंदर जाएगा तो 2 0 0 2, हर एलिमेंट के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। सो इसको हटा दूँ,
सो सिंपली देखिए दिस बिकम योर 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा देखिए, दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करना है तो 3k माइनस 2 ऊपर क्या आ जाएगा 3k माइनस 2, माइनस का 2k माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 2k, 4k माइनस 0 मीन्स दिस इज सिंपली 4k, द लास्ट इज माइनस 2k माइनस 2। क्या चीज़ यहाँ तक क्लियर? सब्ट्रैक्ट करना आता है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है हमने सीखा, जब उनका हर एक एलिमेंट इक्वल हो, इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, यानी 1 इक्वल टू 3k माइनस 2। मैंने सबसे पहला एलिमेंट इक्वल किया, k की वैल्यू देखो 2 इधर आएगा तो दैट इज 3, 3 इक्वल टू 3k मीन्स k की वैल्यू क्या होगी 1। सो क्या k की वैल्यू 1 आंसर है? ये चीज़ मैंने पहले समझाई थी, ऐसा रिस्क नहीं लेना, जहाँ जहाँ k दिख रहा है सबके लिए वैल्यू चेक करो 1 मिनट के लिए। तो मैंने सेकंड किया, दैट इज योर माइनस 2, सेकंड एलिमेंट a12 किसके इक्वल होगा a12 के मतलब माइनस 2k के, दिस एंड दिस अगेन गेट कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या आई 1। थर्ड एलिमेंट लिया, यू गेट 4 इज इक्वल टू 4k, इट मीन्स k की वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिल रही है 1 ही मिल रही है। माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, मीन्स दिस इज माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k, इट मीन्स k इज अगेन इक्वल टू 1। तो चारों से मुझे k की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, तब मैं बोल सकता हूँ हाँ k इक्वल टू 1 है। ठीक है, मान लो कोई भी एक जो है k के इक्वल, मान लो इसकी वैल्यू जो है -1 आ जाती है 1 मिनट के लिए मैंने मान ली, तो क्या ये एप्लीकेबल है? नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता? देयर इज नो सॉल्यूशन, मीन्स k की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। चीज़ें क्लियर? तो इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, इन जनरल तो k की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, बट मे भी हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ से k की वैल्यू मुझे ना मिले, ध्यान रहेगा, तो चीज़ें अपने दिमाग में रखें। सो इजी, आई थिंक वेरी इजी, रब कर दूँ? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक वेरिएबल उन्होंने पूछा कि एक मैट्रिक्स ए दे दी मेरे से, और मेरे से कोई एक वेरिएबल पूछा। अब कई बार वो मेरे से कोई मैट्रिक्स भी पूछ सकता है, क्या कर सकता है वो, कोई मैट्रिक्स भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो सेम क्वेश्चन होता और वो क्या बोलता a² माइनस 2a, और इस 2i की बजाय कोई भी एक मैट्रिक्स, लेट भी मैंने x लिख दिया कि भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, और k की मान लो वैल्यू जैसे 1 थी, तो मान लो मैंने ये बोल दिया कि a² इज इक्वल टू a माइनस एक्स है, या फिर मैं बोल दूं कि a² माइनस a प्लस एक्स जो है 0 के इक्वल है। वो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या निकालना है, मुझे x निकालना है। तो x का मतलब क्या है, सिंपली x इज इक्वल टू a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और a² उधर जाएगा तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस में a² हमने निकाला था, वैल्यू पुट कीजिए, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, x का ही आ जाएगा। तो घबराना नहीं है अगर वो कोई मैट्रिक्स a भी दे दे, मे बी वो ऐसे भी दे सकता है कि a² माइनस 3a प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस x इज इक्वल टू 0, मान लो इस फॉर्म में भी दे दे, तो क्या दिक्कत है जी? a² आपको निकालना है, a निकालना है, i, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। a आपके पास होगा, उससे आप a² निकालोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता होता है क्या होती है, एंड साथ में लिखा दीजिए x मुझे निकालना है। तो दैट्स वेरी सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी। सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो इस टाइप से तो आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? जो मैंने बता दिया शो दैट वाले क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, शो दैट वाले तो नहीं पूछ सकता वो, ठीक है, वो पूछ सकता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, बस ये पूछ सकता है कि क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, या फिर वो बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वाले। चीज़ें क्लियर है? सो अब मैं एक आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 18 और देख लेते हैं, एंड देन हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फटाफट से एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जो चीज़ें थी आने वाली वो चीज़ें मैंने बता दी कि क्वेश्चन आपसे किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, बाकी से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में इसने गिवन है कि इफ़ a इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स a है वो मुझे गिवन है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, दिस इज योर मैट्रिक्स A। इसने बोला कि A इज दिस एंड I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि 1 प्लस A इज इक्वल टू किसके होगा, 1 माइनस A इंटू ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑफ
कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो फिर से बात वही आती है कि प्रूव वाले तो हमसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो पूछ सकते हैं ना, वो इन जनरल आपसे बोलेगा, इन जनरल जो जैसे पूछा जाता है ये वाला पोर्शन देगा कि ये किसके इक्वल होगा, वो बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको ऐसे। द फर्स्ट वन इज़ 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए के इक्वल होगा, सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, थर्ड ऑप्शन इज ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, फोर्थ ऑप्शन मान लो दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है, या कोई कुछ और लिख सकते हैं, दैट्स इट। 4 ऑप्शन दे देगा, ये वाला पोर्शन आपको दे देगा, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मुझे ये चीज़ें करके देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो कर लेते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो ए मेरे पास है, क्या मैं आइडेंटिटी प्लस मैट्रिक्स प्लस ए निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ सिर्फ, इस 1 का मतलब है दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जो ऑर्डर है ए का। और इसमें बोला भी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो वो कैसी होगी? इट्स वेरी सिंपल, 1 0 0 1 प्लस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मतलब ये वाली मीन्स 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, दिस इज योर टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड दिस इज योर अगेन 0। ऐसे ही बिल्कुल दोनों को ऐड कीजिए, आपको एक साइड मिल जाएगी, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए की साइड मिल जाएगी। अंदर लेके जाइए, क्या हो जाएगा? 1 + 0, सो दिस सिंपली बिकम 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, दिस इज योर टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 1। ये फाइनल रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। इजी। राइट हैंड साइड देखिए, अब पहले मुझे निकालना है 1 माइनस ए, तो देखिए 1 माइनस ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स -1, तो बस इसी को माइनस कर देना है। सो 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रहेगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई। 0 माइनस दिस बिकम योर टेंजेंट अल्फा बाई 2, 0 माइनस ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस दिस इज योर 1, सो ये आ गया i माइनस ए। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है इस मैट्रिक्स से, किससे? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस मैट्रिक्स से मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सो मल्टीप्लाई करने का मतलब है दिस इंटू दिस, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहीं पे, इसमें इंश्योर दिस इज योर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सो ये अल्टीमेटली कहाँ इसके इक्वल होनी चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। सो मैंने दिस इंटू दिस, यानी ये मैट्रिक्स निकाल ली, इसको मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसको कैलकुलेट करके देखो क्या ये आती है कि नहीं आती है, उस पर हमें बात करनी है। सो सिंपली आगे बढ़ें, इसको हटा देता हूँ, आई थिंक मल्टीप्लाई करें, जी बिल्कुल करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू कॉस अल्फा, यू गेट हेयर कॉस अल्फा, टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो दिस सिंपली बिकम प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। बस आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अच्छी होगी तो आसान हो जाएगी चीज़ें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, दिस इज योर माइनस साइन अल्फा, टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, यू गेट प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। चीज़ें क्लियर? जी सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, और माइनस का साइन है तो वो लगा दिया मैंने आगे, प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, तो दिस सिंपली बिकम साइन अल्फा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो माइनस माइनस प्लस सिंपली बन जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और 1 इंटू कॉस अल्फा, दैट इज योर कॉस अल्फा। सो इसका जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये वो कुछ ऐसे आया। चीज़ें क्लियर? सो अब क्या किया जाए? तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में फंसते तो सबसे आसान चीज़ होती है कि साइन कोस में चेंज कर लो। क्या कर लो? साइन कोस में चेंज कर लो। किसको कर सकते हैं जी? टेंजेंट को। सो इस टेंजेंट अल्फा बाई 2 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ जी साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। सिमिलरली इस टेंजेंट अल्फा बाई 2 को भी मैं सेम लिख सकता हूँ, यानी दिस बिकम अगेन साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यस और नो? जी बिल्कुल। सिमिलरली इस टेंजेंट को भी लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 एंड द लास्ट वन इज योर दिस, सो इसको भी मैंने लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। क्या किसी को कोई दिक्कत? सर नहीं है। अब मैं यहाँ से इस कॉस अल्फा बाई 2 को लेता हूँ एलसीएम। क्या ले रहा हूँ जी? एलसीएम। तो लीजिए क्या बनेगा, देखिए जब मैं कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम लूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स दिस बिकम योर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन, सॉरी दिस इज योर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। यहाँ से जब एलसीएम लूँगा तो दिस बिकम योर, ये तो इसके नीचे है तो ऊपर यहाँ तो एज इट इज मीन्स कॉस अल्फा माइनस साइन के साथ इंटू साइन अल्फा बाई 2
बीच में है प्लस का साइन और ये इसके साथ चला जाएगा, मीन्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा, सॉरी इसके लिए लिखा होल डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे भी रहेगा कॉस अल्फा बाई 2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये वाली चीज़ें हटा दूँ, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बट ठीक है, कुछ चीज़ें सीखोगे। अगेन यहाँ पे एलसीएम लोगे तो दिस बिकम सेम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा होल डिवाइड बाय वही कॉस अल्फा बाई 2। द लास्ट वन, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, दिस बिकम योर साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा एंड प्लस cos alpha into cos alpha by 2 and whole divide by again this is your cos alpha by 2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं है, यहाँ तक नहीं है तो बस आपकी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए बस आपको। क्या ऐसे कोई फॉर्मूले देखे मैंने, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है तो ये मैंने रख लिया भाई एक बार, ठीक है, ये मुझे अल्टीमेटली ये जो है इसके इक्वल चाहिए। सो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, अगर आपको याद हो, दैट इज योर cos a cos b प्लस sin a sin b, और एक मेरे पास फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का एंड दैट इज योर sin a cos b प्लस cos a sin b। यस और नो? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो ये माइनस आ जाता है, मैं यहाँ प्लस कर दूँ तो ये आ जाता है माइनस यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मेरे 4 फॉर्मूले होते हैं एक तरह से, तो इन्हीं में से कोई फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे होंगे, ध्यान से देखिए कौन सा लग रहा है ऊपर, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी जो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला बताया था वो सबसे पहले यहाँ लग रहा है। सो इट मीन सिंपली बिकम cos a माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं सिंपली लिखता हूँ cos a। अब a किसको मान रहे हो, मैंने अल्फा को बोला, माइनस बी मतलब माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। क्या मैं अल्फा बाई 2 को भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन बड़े में से छोटा माइनस करो, ज़्यादा आसान लगेगा। डिवाइड बाय तो ये एज इट इज रहेगा, मीन्स cos अल्फा बाई 2। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर, होप सो आपको दिख रहा होगा इतने नीचे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब cos अल्फा बाई 2। अब सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जी, बस cos वाले टर्म पीछे लिखी हुए, साइन वाले टर्म आगे लिखी हुए, बाकी फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये जो लास्ट टर्म है ना, ये भी सेम फॉर्मूला, मीन्स cos a माइनस बी। तो दिस बिकम अगेन योर, यहाँ पे लिख दूँ cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 एंड होल डिवाइड बाय क्या होगा, cos अल्फा बाई 2। क्या ये चीज़ें क्लियर है? होप शो क्लियर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड द लास्ट ये दोनों एलिमेंट्स को सेम फॉर्मूला लग रहा है, मैंने सेम फॉर्मूले लगा दिए। चीज़ें क्लियर? अब ये कौन सा है जी, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और साइन कैसा है, माइनस का। तो ये अल्टीमेटली कैसा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैंने साइन ए किसको बोला, ए इसको बोला, बी इसको बोला, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इसको मैंने ये बोला कॉस ए साइन बी। मीन्स ये कौन सा फॉर्मूला है जी, माइनस साइन है, मतलब इसको नेगेटिव कर दीजिए, यू गेट हियर द नेगेटिव साइन। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है मेरा, ये सुनो जी बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस सिंपली साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए इज अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा, ये बनेगा मेरा साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है, और होल डिवाइड में मेरे पास है कॉस अल्फा बाई 2। चीज़ें क्लियर? सेम, द सेम फॉर्मूला इज हियर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बट अब ए क्या है, अल्फा है यहाँ पे, सो दिस बिकम योर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 एंड होल डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2, दिस बी समथिंग लाइक दैट। तो बस आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए क्या है, अल्फा, यहाँ पे क्या हो रहा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ए यहाँ अल्फा बाई 2 था, यहाँ पे अल्फा था, ये दोनों में डिफरेंस है। सो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट योर आंसर। कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या होता है जी, कॉस अल्फा माइनस 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, तो ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2, यही लिख दूँ, ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे भी क्या है, यही है, तो ये कैंसिल आउट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या 1 है जी, बिल्कुल 1 है, यही तो मुझे प्रूव करना है। आगे चलिए, नीचे वाला देख लेते पहले, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, दिस बिकम योर साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2, क्या यही मिल रहा है एलिमेंट, जी बिल्कुल यही मिल रहा है। इससे नीचे वाला देखते हैं पहले, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, दिस बिकम अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट क्या मिलेगा, 1, ये भी मिल गया।
एक एलिमेंट बच गया सर ये वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, α/2 माइनस अल्फा, दिस बिकम योर साइन माइनस α/2, यस और नो, जी बिल्कुल। और नीचे है मेरे पास कॉस α/2। अब मेरे पास वर्क आता है कि साइन माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, दिस बिकम माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को मैं निकाल सकता हूँ बाहर लाइक दिस। साइन में कॉस इज योर टेंजेंट α/2 और ये माइनस बाहर ये रहा, दैट्स इट। तो दैट्स योर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। थोड़ा लेंथी हुआ लेकिन आई थिंक चीज़ें क्लियर है। बस ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आते नहीं है 11th स्टैंडर्ड वाले, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की 11th स्टैंडर्ड में, तो अब आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ना, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ आप समझ लो, यानी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस को विदाउट मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपके पेपर कैसे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं टर्म 1 में। बट अगर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव होते, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो बातें हम करेंगे, ठीक है। बट अगर आप मैट्रिक्स मेथड से करना चाहते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम जैसे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स मेथड की ही हम बात करने वाले हैं। तो उसके सिंपल सा, जब मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि मेरे पास इक्वेशन होती है 3x प्लस लेट बी इट इज़ 4y मान लो 7, मैंने एक इक्वेशन लिख दी, सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है जी, ठीक है। और वहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिखी थी, तो लेट भी मान लो मैं दूसरी भी लिख ही लेता हूँ, चलो ये इक्वेशन है 2 मेरे पास। फिर मैंने बताया मैट्रिक्स क्या होती है भाई, कि मान लो इनकी कोफिशिएंट्स को मैंने अरेंज किया, मैंने इनके कोफिशिएंट्स को अरेंज कर दिया और बॉक्स के अंदर ऐसे क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ऐसे समझा था हमने, ठीक है। सो अब ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। मान लो ये जो वेरिएबल एक्स और वाई, इनकी भी एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ मैं, तो मैंने एक मैट्रिक्स बना दी इनकी ऐसे कुछ, मैंने इनकी मैट्रिक्स बना दी कुछ ऐसे। और जो ये मेरे कांस्टेंट थे मैंने इक्वल टू करके उनकी मैट्रिक्स बना दी ऐसे कुछ 7/6 करके। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकता हूँ। अब दिमाग में आएगा ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ मैं, तो अब आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है? जी बिल्कुल आता है। तो अगर मैं आपसे सिंपली बोलूँ कि मुझे अब यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे अब यहाँ से वापस से इक्वेशन बनानी है, मैंने इक्वेशन से मैट्रिक्स बना, लेकिन मैट्रिक्स से इक्वेशन बनानी है, तो क्या करोगे? तो सिंपल सा होगा जी, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करूँ, देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा जी 3x प्लस 4y। पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे की दूसरे से। क्लियर चीज़ें? जी बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो गया, तो फर्स्ट रो का काम खत्म, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस बिकम योर 2x प्लस 5y। क्या चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। और ये भी एक फाइनल मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो एंड 1 कॉलम मीन्स 2 × 1। और इक्वल टू मेरे पास, ध्यान से देखिए, मेरे पास 7/6 है, ठीक है। अब मुझे पता है जी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 होना चाहिए, और 2x प्लस 5y इक्वल टू किसके होना चाहिए? 6 के इक्वल होना चाहिए, तब ऐसा होता है। चीज़ें क्लियर? यस। इसका मतलब इसको छोड़ दो, ये तो मेरा रिजल्ट हो गया। इस वाले पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं। समझने वाली बात क्या है, अब मुझे स्टेटमेंट की फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चंस होंगे, बस मुझे ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखना है, उनको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सिंपल सा फंडा है जी। जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो तो जो मेरे वेरिएबल होंगे उनकी मैं क्या बनाऊंगा? कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा। और जो मेरे कांस्टेंट होंगे उनकी क्या बनाऊंगा? ठीक है। इन जनरल हम जैसे ये बनी, मान लो सिंपल ये तो मैं कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है वो ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन होती तो मैं क्या करता? तो फिर मैं देखो, मैंने कोफिशिएंट कैसे लिखे थे? ऐसे लिखे थे। सो जो कोफिशिएंट्स है वो रो वाइज अरेंज करते चले जाना है। तो मतलब एक इक्वेशन है तो मैं क्या बनेगी? मेरी रो मैट्रिक्स बनेगी, कांस्टेंट की हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, रिजल्ट भी हमेशा क्या आएंगे? कॉलम में ही आएंगे। तो यहाँ 1 नहीं था तो दिस जो 1 × 1 मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें अगर इससे इंटरलेट कर पाओगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और 20 की, उससे चीज़ें आपकी हो जाएंगी क्लियर। सो देखिए 19 ने क्या बोला? ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000, ठीक है जी। फंड है मेरे पास कितने का? 30,000 का है जी। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं जी? मेरे पास हैं जी ₹30,000 टोटल, और उनको मुझे 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में क्या करना है? और मस्ट बोला है तो मतलब करना ही करना है, 2
डिफरेंट बॉन्ड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है जी, 2 जगह पे इन्वेस्ट करना है मेरे को। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहला बॉन्ड है वो मुझे 5% इंटरेस्ट पर ईयर जो है पे करेगा, इतना इंटरेस्ट पे करेगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर। एंड द सेकेंड वन इज, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, तो सेकेंड वाला है वो कितना पे करेगा, 7% पे करेगा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब इसने क्या बोला कि बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने जैसे बताया ना कि ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कर पाओगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही करना सीखेंगे, अदरवाइज तो आप कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो अब इसने क्या बोला कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है जी, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 को मैं कैसे डिवाइड करूँ अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स में, यानी इसमें कितना इन्वेस्ट करूँ, इसमें कितना इन्वेस्ट करूँ। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अब 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई सालाना यानी ईयरली जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है 1800 रुपीज़ मिले या फिर ₹2000 मिले, तो ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है, तो कोई एक सीख लो, दूसरा तो अपने आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसने बोला कि मुझे इंटरेस्ट ईयरली कितना मिलना चाहिए, 1800 और 2000 मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ वो मुझसे पूछा गया है। तो इट्स वेरी इजी। सो लेट्स, मैं फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करता हूँ वो लिख लेता हूँ। इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, लेट बी इट इज ₹X, कि मान लो पहला जो बॉन्ड था ना मैंने उसमें X रुपीज़ लगा दिए, तो मुझे बताइए सेकेंड बॉन्ड में कितना रुपया जाएगा। भाई टोटल तो मेरे पास 30,000 है, मेरे पास टोटल 10 रुपये हैं जी, ठीक है, टोटल 10 हैं, 2 मैंने लगा दिए, कितने बचे, 10 - 2, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड है। तो सेकंड बोर्ड में कितना इन्वेस्ट करूँगा जी, सिंपली 30,000 - X। मैं फुल स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने ये चीज़ बताया कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, ठीक है। तो अदरवाइज सब्जेक्टिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज दिस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड इज 30,000 - X, ठीक है जी। ये क्या है जी, वेरिएबल, ये क्या है जी, वेरिएबल है या अमाउंट, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट क्या है जी, 5% एंड 10%, ठीक है जी। तो अब मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो अगर आप कॉमन सेंस पे जाओ ना, कॉमन सी चीज़ पे, तो अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज़ पूछूं कि भाई पहले में मैंने X रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इसका ईयरली इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा, तो मुझे पता है जी सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, यस और नो जी, बिल्कुल होता है। प्रिंसिपल क्या है जी, ये तो X है, इनटू रेट क्या है जी, दैट इज़ 5%, तो ये 100 उसी का लगाया मैंने, और टाइम क्या है इनटू 1, तो ये लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, X × 5/100 जी, ये देखो ये आएगा पहले बॉन्ड से जितना इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड से कितना मिलेगा जी, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए मैंने 30,000, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, -X, और इसका मिलेगा मुझे 7%, मीन 7/100। इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1800 के इक्वल होना चाहिए। ये पहले से इंटरेस्ट, ये दूसरे से इंटरेस्ट, चीज़ें क्लियर है भाई। ये तो बेसिक सी परसेंटेज है कि इतना इन्वेस्ट किया, 5% इंटरेस्ट, इसका 5% निकाल लो तो निकाल दिया, ये इन्वेस्ट था उसका 7% निकालो, निकाल दिया, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 1800 मिलना चाहिए, दैट्स इट। सो ये तो सिंपल, डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे ही हम यहाँ से भी निकालेंगे, लेकिन अब मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकालना है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब ध्यान से देखिए आप, X × 5%, 30,000 - X × 7%। सब ध्यान से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है जी, X × 30,000 - X। अगर ये मेरी एक रो मैट्रिक्स है और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5% और 7%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करके देखो, X × दिस इज दिस × दिस इज दिस, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए जी 1800 के इक्वल। सो दिस इज़ योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे जब चीज़ें बढ़ेंगी ना तब इसका यूटिलाइजेशन होता है। अब हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं सिर्फ कि भाई ऐसी चीज़ें क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकती है, बस ये चीज़ सीख रहे हैं। हाँ जी हो सकती है, कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तब ये उससे यूज़फुल मेथड हो जाता है फिर उस कंडीशन में। बट ये हम सिंपल सी चीज़ें सीख रहे हैं तो हमें लग रहा होगा कि ये चीज़ें आसान है,
ठीक है, अभी के लिए वो आसान है। तो आप क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, दैट्स इट। सो नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करोगे तो फिर से वही आएगा जी, 5 इंटू सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो x की मल्टीप्लाई फर्स्ट है, तो मीन्स x इंटू 5% मतलब 5/100 प्लस ये हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा 7% मतलब 7/100। तो ये बन जाएगी 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स, और ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, 1800 की इक्वल होनी चाहिए, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो भाई यहाँ तो एलिमेंट ही एक एक है, यहाँ तो एलिमेंट ही एक एक है, तो वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो क्या आएगा, दैट्स वेरी सिंपल कि x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 दिस मस्ट बी इक्वल टू 1800, दैट्स इट। ठीक है जी, 100 को ले जाओ उधर, सो ये 100 जाएगा जब उधर, तो दिस बिकम समथिंग लाइक दैट। चीज़ें क्लियर। सो अब 7 को अंदर ले जाओ, दिस बिकम 5x, 7 अंदर जाएगा, दिस 21 एंड 1 2 3 4 0 ज़्यादा है, माइनस का 7x इज इक्वल टू 1800 एंड 00। इसको उधर ले जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 7x प्लस का 5x, यू गेट माइनस का 2x, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1,80,000 माइनस 2,10,000, क्या बचेगा, दिस जो माइनस 30,000 अगेन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करोगे, दिस बिकम योर 15,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 15,000 रुपीज़। यानी फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा, 15,000 इन्वेस्ट करेगा सर। सेकंड में 30 माइनस 15, यानी यहाँ पे भी 15,000 ही इन्वेस्ट करेगा, तभी उसको टोटल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1800 मिलेगा, दैट्स इट। अगर 2000 देगा तो इसे 1800 की जगह 2000 रख दो, वहाँ से जो x की वैल्यू आती है, दैट्स योर आंसर। ऑब्जेक्टिव में आप वो क्या पूछ सकता है, या तो दोनों का पूछ लेगा, भाई फर्स्ट और सेकंड में कितना इन्वेस्ट करूं, या सिंपली बोल देगा फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट करूं या सेकंड में कितना इन्वेस्ट करूं, दैट्स इट। वही चीज़ें होगी, सो तरीका वही रहेगा, दैट्स इट। ठीक है जी, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, आई थिंक बहुत आसान है। अब मेथड कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाओ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो सिंपल कॉन्सेप्ट से, जो हम 7th 8th में सीखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। सो द क्वेश्चन नंबर 20 इज ए बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की बुक्स हैं जी, कितनी हैं, 10 डजन। मतलब सीधी सी बात है जी, 120 बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है। 10 डजन मतलब एक डजन में कितनी बुक्स, 12 इंटू 10 दैट इज 120 टोटल बुक्स आर देयर ऑफ केमिस्ट्री। Simply the next one is 8 डजन फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स की कितनी है जी, फिजिक्स की है जी 8 डजन, मतलब 96 बुक्स ऑफ फिजिक्स। एंड द लास्ट 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की भी है भी 10 डजन, मतलब अगेन 120 बुक्स आते हैं। चीज़ें क्लियर। द नेक्स्ट थिंग, देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, 60 एंड 40। अब केमिस्ट्री की बुक्स का सेलिंग प्राइस जो है कितना कितना गिवन है, द सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40। ये 80 रुपीज़ में मिलेगी, ये 60 में मिलेगी, और ये मिलेगी 40 में। ये आ गया मेरा रुपीज़, ठीक है जी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सो मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके मुझे, अगर मैं सारी बुक्स को सेल कर दूं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। तो इट्स वेरी सिंपल आई थिंक, ठीक है। देखिए कैसे अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे, जैसे मैंने डायरेक्टली बुक्स निकाल दी, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसको नहीं, वो सिंपली लिखेंगे केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स थी, फिजिक्स की 8 थी और इकोनॉमिक्स की 10 थी, ठीक है जी। तो अब क्या होगा जी, 10 डजन बुक थी, एक बुक की कॉस्ट है 80, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे जी, 10 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी, 800 हो जाएगी। 10 बुक्स नहीं है, 10 डजन बुक्स है, मीन्स 120 बुक्स आते हैं, ठीक है जी। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली देखो, पहले जो बुक्स यानी XYZ जो चीज़ें होती हैं उनको क्या ले लेंगे हम, रो मैट्रिक्स में अरेंज करो। तो दिस इज योर 10, 8 एंड 10। बट ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ये किस में है, डजन में, जो मैंने यहाँ निकाला था। तो सिंपली मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक डजन में कितनी बुक्स होगी, 12 होंगी, और मैट्रिक्स के बाहर 12 लिखने का मतलब है हर एक एलिमेंट को 12 से मल्टीप्लाई करना। तो यही करूँगा ना, 12 10 जा 120, 12 8 जा 96, 12 10 जा 120। टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई जी।
और जो मेरा रेट है उसको मैं बना देता हूँ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। नाउ सॉल्व इट। इस 12 को मैंने एज रीज रखा, इन दोनों मैट्रिक्स की कर दीजिए मल्टीप्लाई। दिस इज रो एंड कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो की कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो इस बिकम 800, बीच में प्लस का साइन, सेकंड की सेकंड से 480, थर्ड की थर्ड से यू गेट 400, एड देम 12 into the 1200 16 1680 इज देयर। ठीक है जी, 12 को अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू गेट है 12 0 0, 12 8 96, कैरी 9, 12 6 72 प्लस 9 81, कैरी 8 एंड दिस इज योर 20, सो दिस इज योर 2160, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो इट मीन्स योर टोटल जो सेलिंग से कॉस्ट मिलने वाली दैट इज 2160 रुपीज़, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब डायरेक्टली निकालते तो वैसे निकालते ना, एक बुक की कॉस्ट 80 रुपीज़ है, 10 डजन है मतलब 120 बुक्स, तो 120 इंटू 80, सिंपली यहाँ पे क्या होता 96 इंटू 60 एंड 120 इंटू 40, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, यही काम हमने यहाँ किया, कुछ अलग नहीं किया है। तो आपकी चॉइस है, जैसे करना कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके एंड वो कैसे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, खुश हो जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, क्या बोला जी इसने कि इफ़ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 into n, भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये मेरी 5 मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इनका ऑर्डर गिवन है सॉरी, ऑर्डर क्या क्या है 2 into n 3 into k, इसका ऑर्डर है जी 2 into n, इसका है जी 3 into k, और z का है, ये मैं आपको पहले से बताता रहूँगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्रिपेयर रहे, रेडी रहे और शायद जो हमारे सैम्पल पेपर आए उनमें है ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2 into p, so n into 3 and the last one is your p into k। ये मुझे ऑर्डर्स गिवन है इन मैट्रिसेस के। ठीक है जी, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 and 22, जो क्वेश्चन नंबर 21 and 22 है उसमें से मुझे करेक्ट आंसर बताना है। एंड द फर्स्ट वन इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, द रिस्ट्रिक्शन ऑन, द क्वेश्चन नंबर 21 में इसने पूछा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, इन तीनों पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, शो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, ये क्या होना चाहिए मेरा, डिफाइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड कब होगा, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पाऊँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पाऊँ और p और w को ऐड कर पाऊँ। ठीक है, तो एक तो तरीका डायरेक्टली है जी, इन दोनों को अलग अलग करके देख लो। ठीक है, चलो मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको चीज़ें। ठीक है, सेकंड मेथड से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी आई थिंक। सब सिंपल सा देखिए, मैं p और y को मल्टीप्लाई कब कर सकता हूँ, तो मैंने देखा p का ऑर्डर क्या है जी, p का ऑर्डर है p इंटू के, इसका ऑर्डर है मेरा p इंटू के, और y का ऑर्डर क्या है जी, मैंने y का ऑर्डर देखा दिस इज योर 3 इंटू के। तो दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कब कर सकता हूँ, ठीक है, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, यानी k जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, 3 के। मिल गया, k क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। चीज़ें क्लियर जी, क्लियर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पी वाई का ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर जो मिलके आएगा वो क्या आएगा जी, वो ही आएगा जी, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा पी और के। सो दिस इज योर पी इंटू के इक्वल आएगा, और के यहाँ से क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, के यहाँ से क्या बन रहा है 3, एक बार छोड़ देता हूँ मैं। डब्ल्यू और वाई पे आते हैं। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या जी, n इंटू 3, इसका ऑर्डर है जी मेरा n इंटू 3 का। वाई का ऑर्डर तो वही होगा ना, 3 इंटू के का ऑर्डर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होगा, जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। यस, बिल्कुल सही है। और इसका फाइनल ऑर्डर जो होगा वो क्या आएगा, n इंटू के, यानी दिस बिकम योर n इंटू के मिला गया है। यस और नो जी, बिल्कुल। सो ये चीज़ें हमने कर दी। पहले कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तब कर पाऊंगा जब k 3 के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ 3 3 के इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका फाइनल ऑर्डर जो मिल के आया वो आया p इंटू के, और इसका फाइनल ऑर्डर जो आया दैट इज योर n इंटू के। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है जी, ऐड करना है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकता हूँ जब ये पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है इस पूरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो। तो अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम तो दोनों में इक्वल है, बट नंबर ऑफ रो क्या है, p और n दिया हुआ है, यानी p जो है वो n के इक्वल भी होगा, तभी मैं इनको मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं
सॉरी इनको ऐड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो दो कंडीशन मेरे पास निकल गई। द फर्स्ट वन इज के जो है 3 के इक्वल होना चाहिए, दूसरा पी जो है एन के इक्वल होना चाहिए। इजी, वेरी इजी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। हमने सीखा हुआ कि दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकता हूँ, जो उनका ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लाई कब कर सकता हूँ, जो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो पोस्ट फैक्टर यानी बाद वाली मैट्रिक्स के नंबर 2 मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। वही दो कॉन्सेप्ट यूज करके हमने डायरेक्टली इसका आंसर निकाला। दैट्स इट, इजी। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही है भाई? फर्स्ट में k इक्वल टू 3 p इक्वल टू n, मतलब 21 का ए इज राइट आंसर। दैट्स इट, 21 का ए इज योर राइट आंसर। चीज़ें क्लियर? सो अब इसका दूसरा मेथड क्या है जी? आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है तो आप ऐसे कर सकते हो, y यहाँ पे, तो मैं इसको p प्लस डब्ल्यू इंटू वाई डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, p को अंदर जाओ, दिस बिकम पी वाई, और बाद में है y, इसलिए मैंने बाद में y लिखा। अब ये ध्यान रखना, इसको ऐसे में लिख देना, y को बाहर निकाला और अंदर p प्लस डब्ल्यू ऐसे लिख दिया, ये गलत है भाई, क्योंकि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए इन जनरल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने 3 चीज़ें बताई थी, अगर क्लास ध्यान से देखिए। बाद में y है तो मैं बाहर निकालूंगा बाद का y। ठीक है जी। सो अब देखिए सिंपल सा p और w को मैं ऐड कब कर सकता हूँ? तो मैंने देखा जी p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर जी p इंटू के। w का ऑर्डर क्या है जी? मैंने w का ऑर्डर देखा जी n इंटू 3। ठीक है, तो मैं इनको ऐड कब कर सकता हूँ? मैं इनको ऐड तब कर सकता हूँ जब इनका ऑर्डर सेम हो, यानी p जो हो वो n के इक्वल हो और k जो हो वो 3 के इक्वल हो, तभी मैं इनको ऐड कर पाऊंगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन लग गई। यस और नो? जी बिल्कुल लग गई। अब लगने के बाद p प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर क्या आएगा? जो इनका ऑर्डर है, यानी चाहे इनको p इंटू के लिख दीजिए, n इंटू 3 लिख दीजिए। और y का ऑर्डर क्या है जी? दैट इज 3 इंटू के। तो 3 इंटू के इसका ऑर्डर है जी, किसका? y का। और इसका ऑर्डर क्या आया? चाहे मैं इसको ये बोल दूँ या ये बोल दूँ, एक ही बात है। तो k इक्वल टू 3 तो मैंने पहले बोला हुआ है, तो k जब 3 हो जाएगा तो ये ऑर्डर सेम हो जाएगा। और n इक्वल टू, अब ये क्या बोल रहे हैं मुझे, इसकी सॉरी मैंने क्या बोला, इन दोनों को ऐड करने से या तो ये आएगा या फिर ये वाला ऑर्डर आएगा, एक ही बात है। तो अगर मैंने ये वाला ऑर्डर लिया तो अब देखिए इसके नंबर ऑफ रो जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दैट्स वेरी सिंपल। और मैं इसको p इंटू के ले रहा हूँ तो भाई k मेरा 3 होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है ना। अंदर ये कंडीशन है, तो अंदर वाली कंडीशन से ही मेरा आंसर आ जाता है यहाँ। तो ठीक है, इजी। तो दोनों मेथड में से कोई भी आप लगा सकते हो। दैट्स इट। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन। n इक्वल टू पी, इफ इसने बोला कि n जो है वो p के इक्वल है, n जो है वो p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज 7x माइनस 5z। इसका ऑर्डर क्या होगा ये पूछे। n जो है p के इक्वल है। तो अब मुझे बताइए x का ऑर्डर क्या है जी? x का ऑर्डर है, अब इससे फर्क पड़ता है क्या? कोई स्केलर मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है क्या? मैट्रिक्स का ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? सिंपली दिस इज योर 2 इंटू n। और 5z यानी z का ऑर्डर क्या है जी मेरा? दैट्स योर 2 इंटू पी। ये मेरा ऑर्डर है जी। और इसमें बोल दिया n और p पहले से इक्वल है, n और p इक्वल है, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है? n p इक्वल होने से क्या हुआ? 2 इंटू n जो है 2 इंटू पी के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दैट्स इट। तो इसका फाइनल ऑर्डर पूछा इसने क्या होगा, तो फाइनल ऑर्डर चाहे आप इसको 2 इंटू n लिख दीजिए, ये भी सही है, और 2 इंटू पी भी सही है। तो अब मुझे ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है जी? फर्स्ट ऑप्शन है जी p इंटू टू होगा, क्या ये होगा? गलत है जी, ये तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। सेकंड है जी 2 इंटू n होना चाहिए, जी बिल्कुल सही है, ये तो ये वाला ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है n इंटू 3 होना चाहिए, जी बिल्कुल गलत है। लास्ट इज p इंटू n होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। दैट्स इट। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है? 2 इंटू n। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर 2 इंटू पी भी दिया होता तो फिर वो जरूर देता आंसर बहुत। ठीक है जी, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन भी दे दे, वो पहला ये दिया गलत हो गया, दूसरा ये दिया, मान लो तीसरा आंसर 2 इंटू पी दे देता वो, तो ये भी सही है, बट इसके लिए वो आंसर चौथा देगा बहुत। तो मेरा आंसर क्या होगा? बहुत। ठीक है जी, तो क्लियर। सो दैट्स योर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है जी। सो आई थिंक इसमें इससे ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें जो पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। सिलेबस बहुत कम है, आसानी से करोगे तो आराम से हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, अपने डाउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी के लिए थैंक यू।